वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान का, ये तो पता है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग नंबर 21 बताने वाले हैं। इसके पहले हमने 20 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, तो ये पता है आप लोगों को कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल था, हमें उम्मीद है कि वो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आज इसमें तो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे बताना प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। आगे बोला जा रहा है इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी लिखिए। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब हम इसको समझते हैं। पहले समझेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। ठीक है, उसके आगे हम बाद में समझेंगे। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, विभिन्न तत्वों को, ठीक है, विभिन्न तत्वों को उनकी बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। जो श्रेणी प्राप्त होती है उस विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब कि जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो एक चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर समझ सकते हैं आप कि जो विभिन्न तत्वों के, ठीक है, जो विभिन्न तत्व होते हैं उनको अगर बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है। जब किसी को एक व्यवस्थित रखेंगे घटते या बढ़ते हुए क्रम में तो एक श्रेणी प्राप्त होगी। तो उस प्रकार, जिस प्रकार वो श्रेणी प्राप्त होगी, तो इसी प्रकार इसमें बताया जा रहा है कि उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे बोला जा रहा है इस श्रेणी में स्थित धातुओं का क्रम निम्न होता है। वो किस प्रकार होता है, आइए हम आपको समझाते हैं। कौन कौन से धातु होते हैं, उनको कैसे कैसे रखा जाता है, आइए देखिए। तो ये होता है पहले आपका लिथियम, इसको हम Li से दिखाते हैं। ये होता है पोटेशियम, K से दिखाते हैं। ये होता है सोडियम, इसे हम किसे दिखाते हैं, Na दिखाते हैं। ये होता है Mg, इसे हम मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एल्युमिनियम, इसे हम कहते हैं Al से दिखाते हैं। ये होता है जिंक, Zn से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये होता है Cr, क्रोमियम होता है, Cr से दिखाते हैं। और ये होता है फेरस, इसे हम Fe से दिखाते हैं। और होता है आपका Co, इसे हम कोबाल्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। और आपका ये होता है Ni, इसे हम कहते हैं निकिल। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है ना, इसे हम निकिल कहते हैं। और Sn को दिखाते हैं इसके बाद। और होता है Pb यानी लेड होता है आपका। ठीक है, तो ऐसे इनकी होती है। और इसके बाद आता है H, हाइड्रोजन होता है। उसके बाद आपका होता है Hg, ठीक है, Hg होता है, फिर Ag होता है, फिर Au होता है। ठीक है, तो इतना होता है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखिए हम इनके अगर एक बात करें तो इनके हम एक श्रेणी से लिखे हुए हैं। तो ये जो श्रेणी प्राप्त हो रही है, इन श्रेणी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, आइए हम आगे समझते हैं। अब तो आगे क्या समझना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण प्रमुख प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहले समझेंगे इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर बने गैल्वेनिक सेल का यह ऋण ध्रुव एनोड है। समझ में आ रही है। इसमें कहने का मतलब इसका लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण पहला बताया जा रहा है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, ठीक है, उसमें मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, जो ऋण होता है यह प्रदर्शित करता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर बने गैल्वेनिक सेल का यह ऋण ध्रुव एनोड कहलाता है। बस इतना समझिए आप। ठीक है, अब चलते हैं आगे, दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो दूसरे में क्या बताया जा रहा है,
जो धातुएं हाइड्रोजन, ठीक है, जो धातुएं हाइड्रोजन H की अपेक्षा प्रबल अपचायक हैं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है। जैसे लिथियम, समझिएगा बातों को, हमारे थोड़ी सी बात क्या समझना है कि जो धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल होते हैं, हाइड्रोजन की अपेक्षा, चलिए हाइड्रोजन खोजते हैं श्रेणी में, तो ये हाइड्रोजन आपको दिख गया, ठीक है। हाइड्रोजन की अपेक्षा में जो अधिक प्रबल होते हैं, जो प्रबल होते हैं उनको उनके ऊपर रखा जाता है। अगर इस श्रेणी को हम एक डंडे की तरह ऐसे खड़ा करें, ध्यान दिए, अगर ऐसे रखें तो हाइड्रोजन कहीं इधर आएगा, ठीक है, उसके नीचे आपका आएगा Ag, देखिए Hg आएगा, फिर Ag आएगा, फिर Au आएगा, ऐसे आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसके ऊपर आपका क्या आएगा, लिथियम आएगा, जैसे देख सकते हैं बहुत ऊपर लिथियम है, सबसे पहले है, फिर पोटेशियम है, ठीक है, फिर सोडियम है, तो ये सब ऊपर ही आएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, किससे, हाइड्रोजन से। तो कहने का मतलब यही इसमें बताया जा रहा है कि उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा जाता है। ऊपर रखा जाता, समझ में आ रहा है, ऊपर रखने का मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे लिथियम बोला गया तो लिथियम आपको हम दिखाएं अभी जस्ट कि ये हाइड्रोजन के ऊपर है। जब इस श्रेणी को हम इस डंडे की तरह रखेंगे, मतलब ऐसे करेंगे तो ये ऊपर होगा। क्लियर है, चलिए तो आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, जो धातुएं हाइड्रोजन यानी H से दुर्बल अपचायक हैं उन्हें श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है। अब समझिए ध्यान से, श्रेणी मान लीजिए ऐसे है, जो हाइड्रोजन से प्रबल होगा वो कहां रहेंगे, ऊपर बैठे रहेंगे, सर पे बैठे रहेंगे, ठीक है। जो उससे हाइड्रोजन से दुर्बल होंगे वो कहां होंगे, वो पैरों के नीचे होंगे, मतलब उसके नीचे होंगे, पैर के पास। और अगर उनसे प्रबल है, उनसे मजबूत है, अगर शक्तिशाली है तो कहां रहेंगे, सर पे बैठेंगे। समझ में आ रही बात, चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट समझेंगे, इस श्रेणी में हाइड्रोजन, ठीक है, इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 वोल्ट माना गया है। कितना माना गया है, 0 वोल्ट माना गया है। किसका, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 माना गया है। तो ये 4 टॉपिक हमने आपको इतने बेसिक तरीके से बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चारों समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, मतलब उपयोग भी लिखना था आपको, तो आइए उपयोग भी समझ लेते हैं। इसमें पहला उपयोग क्या है, इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। अब समझिएगा, हम आपको बहुत ओपनली खोलने वाले इसमें। कहने का मतलब कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, धातुओं की जो रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण जो होता है, गुण होता है, वह क्या होता है, क्रमशः घटते हैं। समझ में आ रही है। अगर आप छत से उतर रहे हैं, ठीक है, तो सीढ़ी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी कि घटेगी। अगर आप छत से उतर रहे हैं तो सीढ़ी घटेगी। जस्ट उसी तरह समझिएगा। तो अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, उसकी धातुओं की रासायनिक सक्रियता और धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा यूज क्या होता है इसका उपयोग, जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव, ठीक है, जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, वे अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। जब हम आपको ये चैप्टर बता रहे थे, पढ़ाए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो कैसे विस्थापित करता है, ये हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताए हैं। आप वहां पे और भी बेहतरीन समझ सकते हैं। फिलहाल आपको यूज पढ़ना है, यहाँ पे उपयोग पढ़ना है, तो आप समझ लीजिए कि जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन की अपेक्षा ऋणात्मक होता है, वे अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा
विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे, आयरन से नीचे जो Fi होता है फिर हम उसी कहते हैं आयरन, ठीक है। आयरन से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। बहुत ही सिंपल है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आयरन होता है उससे नीचे की ओर जब घट जाते हैं तो तत्वों की अपचयन क्षमता क्या होती है, घटती जाती है। क्लियर है। अब समझिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है समझिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन हो जाता है। क्लियर है। चलिए तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से समझे होंगे। तो अगर आप इसमें से जो हमने टॉपिक बताया 3 या 2 टॉपिक भी समझ गए होंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको लगभग पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है। रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, अगर आप साल भर कंटिन्यू पढ़े हुए हैं, पेपर के समय रिवीजन नहीं करते हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं दे सकते हैं जितना पढ़ने के बाद देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं, अगर रिवीजन कर लेते हैं तब आप और भी बेस्ट कर सकते हो, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि किसी अभिक्रिया दर समीकरण, ठीक है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में क्या है, दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों, ठीक है, सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो जो घातों की बात किया जा रहा है, अगर घात पे 0 है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, 1 है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। समझ में आ रही बात। तो उसके घातों पे जो लगा रहेगा हम उसी कोटि की अभिक्रिया हम कहेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर समझते हैं। तो अभिक्रिया कोटि क्या होता है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों, ठीक है, अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बहुत सिंपल है। अब बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। तो इसकी उदाहरण देखिए। उदाहरण में अगर हम ले लेते हैं H2, ध्यान दीजिएगा, क्या ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं। हो गया H2। अब क्या ले लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं, H2 प्लस Cl2। अब हम इसका कराएंगे रिएक्शन। तो क्या बनेगा, अगर H2 और Cl2 मिलेगा तो आपका बनेगा HCl। H आपका 2 ठो है, Cl आपका 2 ठो है, आगे हम 2 लगा दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा 2HCl। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम इसको इससे 2HCl को हम करें, अगर इसको ऐसे करेंगे तो हमको ये रिएक्शन मिल जाएगा, मतलब इससे कराएंगे तो ये मिल जाएगा, अगर इससे कराएंगे तो ये मिल जाएगा, और ये होगा आपका HV की उपस्थिति, ठीक है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इधर जाएंगे तो ये इधर आएंगे, मतलब ये हमारा एक तरफ से इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब अगर आप एक कदम आगे गए फिर एक कदम पीछे आए तो आपका दूरी कितना होगा, 0 होगा। अगर आप यहां से स्टार्ट करते चलना, यहां तक गए, ठीक है, फिर वहां से वापस यहां आकर खड़े हो गए तो आपकी दूरी कितनी तय हुई, 0 हुई, क्योंकि आप फिर वही स्थान पे आ गए। तो यह यहां गया, मतलब ये रिएक्शन इधर होगा, तो फिर ये रिएक्शन करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कह देंगे हम कौन सी क्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्लियर है। तो ये आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हो आप। रही बात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना,
तो ये हम आपको बता दिए हैं, आप इसको कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है वेग स्थिरांक ज्ञात करना। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम आपको ये रासायनिक बलगतिकी पढ़ा रहे थे चैप्टर, तो उसमें काफी बेसिक तरीके से हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाल के समझाया था, ठीक है। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई एक्सक्यूज नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको अगले वीडियो में इसको करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।